बच्चों हम स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस कर रहे थे, है ना, रिएक्शंस के। बच्चों मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो गाइस। ये बैच 2 वालों ने क्वेश्चन कर लिया है, बैच 1 वालों ने नहीं करा था। तो बैच 1 वाले ध्यान से सुनना, बैच 2 वालों का रिकैप हो रहा है। हमें कहा गया है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ x molar H2O2 produces 3 decimeter cube of O2, where 1 mole of O2, 1 mole of gas, rather, any gas occupies 24 decimeter cube. अभी तक तुम्हें पता चल चुका है डेसीमीटर क्यूब इज लीटर, 1 decimeter cube इज 1 लीटर। ठीक है ना बच्चों, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 ml एंड 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर। डेसीमीटर क्यूब लीटर के इक्विवेलेंट, सेंटीमीटर क्यूब मिलीलीटर के इक्विवेलेंट, और मीटर क्यूब 1000 लीटर के इक्विवेलेंट। ठीक है बच्चों, ऑल राइट गाइस। पहले मैं इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी चीजें चेंज कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं फाइंड ग्राम्स ऑफ H2O2 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 3 decimeter cube ऑफ O2। फाइंड, क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने, फाइंड ग्राम्स ऑफ H2O2 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 3 decimeter cube ऑफ O2। अब अगर ये 3 decimeter cube दे रखा होता एट STP, तो हम क्या करते? बाई चांस ये 3 decimeter cube STP पे दिया होता, तो हम क्या करते? हमें पूछा गया है कितना ग्राम H2O2 लें कि O2 बने 3 decimeter cube। बच्चों क्लियर है यहां तक? लेट द ग्राम्स ऑफ H2O2 बी x। तो x बाय मॉल का मास ऑफ H2O2, स्टार्ट तो मोल से करेंगे। ये क्या दे रहा है बच्चों? ये क्या दे रहा है? इफ x ग्राम्स H2O2 आर टेकन, देन व्हाट डज दिस गिव अस? मोल्स ऑफ H2O2। उससे मोल्स ऑफ O2 कितने बनेंगे? 1/2। हाँ है ना बच्चों? क्योंकि बाय 2 इंटू 1। गॉट इट और नॉट गाइस? ये है मोल्स ऑफ O2 फॉर्म। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? आई डोंट थिंक सो। ये मोल्स O2 के बने, और अगर ये मोल्स ऑफ O2 STP पे है, मतलब ये गैस हमारी जो प्रोड्यूस हो रही है STP पे हो रही है, तो हम क्या कहेंगे? मोल से वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करोगे? इंटू 22.4। और वो हमें कितना दे रखा है? 3 बच्चों। वो हमें कितना दे रखा है? 3। लेकिन हमें क्वेश्चन में STP इज नॉट गिवन टू अस। हमें कहा गया है कोई अलग कंडीशन ले रखी है टेम्परेचर और प्रेशर की। उन कंडीशंस पे 1 मोल डजंट ऑक्यूपाई 22.4 लीटर, इट ऑक्यूपाइज 24 लीटर। डिफरेंट कंडीशन दे रखी है प्रेशर और टेम्परेचर की, जिसपे 1 मोल डजंट ऑक्यूपाई 22.4, इट ऑक्यूपाइज 24। तो अब हमारे क्वेश्चन में क्या चेंज होगा? सबसे पहले 1 मोल इज ऑक्यूपाइंग 24, दीज वर द मोल्स ऑफ O2, और 1 मोल 24 ऑक्यूपाई करता है, तो इतना मोल कितना ऑक्यूपाई करेगा? इंटू 24। These were moles of O2 produced. This is the volume of O2 produced under the given set of conditions, and this volume is given to us as 3। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? STP दिया होता तो ये 24 के बजाय 22.4 यूज करते, क्योंकि STP नहीं दे रखा और हमें बता रखा है यहां पे 1 मोल 24 ऑक्यूपाई करता है, इसलिए हमने 24 से मल्टीप्लाई किया है। क्लियर और नॉट गाइस? Now, this is what we would have done if you are asked the grams of H2O2 which would produce 3 decimeter cube of O2। लेकिन हमें ग्राम्स ऑफ H2O2 नहीं पूछे, हमें पूछा गया है एक सेट ऑफ, मतलब हमारे को जो सिनेरियो दे रखा है उसमें H2O2 सॉलिड नहीं दे रखा। हमें कहा गया है H2O2 इज डिजॉल्व इन वाटर। H2O2 का सॉल्यूशन दे रखा है हमें। उस H2O2 सॉल्यूशन की हमें वॉल्यूम दे रखी है, कितनी है बच्चों? H2O2 सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी दे रखी है?
100 सेंटीमीटर क्यूब या 100 ml, और उसकी मोलैरिटी पूछी गई हमें, वी आर आस्क्ड एक्स, हमें पूछा गया व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ H2O2। गाइस या तो मोल, देखो मोल तो हमें चाहिए H2O2 के, या तो मोल को लिखोगे ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास जो भी हमने क्वेश्चन में करा है, या एक और तरीका होता है मोल निकालने का, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम गिव्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट ओवर हियर बीइंग H2O2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अभी जो हमने फॉर्मूला किया था वो किया था ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास टू गिव मोल्स, अब हम यूज करेंगे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम विल गिव मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड द सॉल्यूट बीइंग H2O2। गॉट इट और नॉट? तो हम क्या करेंगे, x इंटू वॉल्यूम, 100 लोगे या 100/1000 लोगे? यू नीड मोल्स, यू नीड द वॉल्यूम टू बी इन लीटर बच्चों। These will give moles of H2O2 into 1/2 will give moles of O2 into 24 will give volume of O2 which is given to us as 3 बच्चों। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्वेश्चन में हमें यही करना था। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऊपर वाला x ग्राम्स है, नीचे वाला x मोलैरिटी है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कहीं तुम कहो सर आपने दो इक्वेशन निकाल लिया x की, मतलब दो इक्वेशन बना दिया x की और दोनों में वैल्यूज अलग लगा रही है, दोनों चीजें ही अलग सिग्निफाई कर रहे हैं। हाँ, ये नीचे मोलैरिटी ऑफ H2O2 है, ऊपर हमारा ग्राम्स ऑफ H2O2 था। ठीक है ना बच्चों? इफ यू आर कंफ्यूज तो मैं ऊपर वाले को y ले लेता हूं अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दीज वर ग्राम्स ऑफ H2O2, दिस इज मोलैरिटी ऑफ H2O2। समझा नहीं समझेगा है? ये क्वेश्चन कितने बच्चों को क्लियर हो गया है? क्लियर है? एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ गाइस, आई एम टेकिंग अनदर क्वेश्चन, बताना समझ में आए तो। KClO3 को हमने थर्मली डिकम्पोज किया। थर्मली का मतलब क्या होता है बच्चों? हीट करके थर्मली डिकम्पोज किया। एक्सेस ऑफ एल्यूमिनियम इज बर्न्ड इन गैसियस प्रोडक्ट फॉर्म। गैसियस प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चों KClO3 के डिसोसिएशन से? गैसियस प्रोडक्ट क्या बनता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में हमने एक्सेस ऑफ एल्यूमिनियम जला दिया, बर्न कर दिया। हमें पूछा गया हाउ मेनी मोल्स ऑफ Al2O3 आर फॉर्म। हाउ मेनी moles of Al2O3 are produced? डू यू रियलाइज और नॉट बच्चों, यहां पे तुम्हें दो रिएक्शंस दे रखी है, पहले वो दोनों रिएक्शंस लिख लो गाइस। ओके बच्चों, ये हमने बैलेंस कर दिया। ठीक है गाइस, हमें क्वेश्चन में कहा गया है, लिखा नहीं है मैंने, अब मैं बता देता हूं। हमें क्वेश्चन में कहा गया है KClO3 के तुम्हारे 4 नहीं 5 मोल्स लिए हमने। हमने KClO3 के कितने मोल्स लिए थे? 5 मोल्स। ठीक है बच्चों, KClO3 के 5 मोल्स लिए, उसको हमने डिकम्पोज कर दिया, उससे कुछ O2 बनेगा, वो तुम O2 निकालोगे। निकालना आता है? एक KClO3 से कितना O2 बनता है, या दो KClO3 से कितना O2 बनता है? 3 बनता है। तो 5 मोल KClO3 से कितना O2 बनेगा तुम निकाल लोगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आओ, वो जो O2 है वो क्या दे रहा है? Al2O3। अब O2 से तुम निकालोगे Al2O3 कितना बनेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? O2 से तुम क्या निकालोगे? Al2O3 कितना बनेगा। ये क्वेश्चन में हमें पूछा गया है व्हाट आर द मोल्स ऑफ Al2O3 प्रोड्यूस्ड। तो मैं करवाना सिखाता हूं कैसे करते हैं। 5 मोल KClO3, इससे O2 कितना बन रहा है गाइस, बताओ मुझे। इंटू 3/2। अब O2 से हमारा Al2O3 कितना बनता है? 3 O2 से 2 Al2O3 बनता है। तो अब हमारा Al2O3 के कितने मोल बनेंगे? दीज वर मोल्स ऑफ O2। Al2O3 के कितने मोल बनेंगे? इंटू
2/3. 5 moles Al2O3 will be formed. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? कोई ये भी पूछ सकता था, एक्सेस ऑफ एल्यूमिनियम ना देके कोई ये पूछ लेता कि जो O2 प्रोड्यूस हुआ KClO3 से, उस O2 को कंप्लीटली कंज्यूम करवाने के लिए इन द नेक्स्ट रिएक्शन हाउ मेनी मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आर रिक्वायर्ड। जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ इन द फर्स्ट रिएक्शन, उसको कंज्यूम करवाने के लिए हाउ मेनी मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आर रिक्वायर्ड। क्या करोगे बच्चों? इस O2 को कंज्यूम करवाने के लिए एल्यूमिनियम के कितने मोल्स चाहिए? यहां तक O2 तक सही है। अब हमें पूछे गए मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ना कि Al2O3। तो यहां पे जो तुम 2/3 कर रहे हो, अब तुम क्या करोगे? 4/3 बच्चों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? 3 O2 से 4 एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है। 3 O2 से 4 एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है। तो इतने मोल O2 के साथ कितना मोल एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा? इंटू 4/3। हाँ या ना? बोलो गाइस, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? कोई पूछता ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्टेड इनटू एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम से रिएक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर दो। कोई ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्टेड पूछता, मोल से एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम को मल्टीप्लाई कर दो, ये कहता ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्टेड। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है तुम्हें? किसी बच्चों को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? गुड। अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे बच्चों हमने, वो सारों में तुम्हें या तो रिएक्टेंट एक ही था और पूछा गया है प्रोडक्ट कितना बनेगा। कि अब हम नए कॉन्सेप्ट पे जाने वाले हैं, लिमिटिंग रीएजेंट। तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं लिमिटिंग रीएजेंट अभी तक क्वेश्चन में क्यों नहीं लगा। इट इज अ कॉन्सेप्ट जो हर एक क्वेश्चन में लगना चाहिए। इन क्वेश्चन में क्यों नहीं लगा, मैं वो रीजन बता रहा हूं गाइस। या तो तुम्हें रिएक्टेंट दिया ही एक हुआ है, उसमें लिमिटिंग रीएजेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना गाइस? दूसरा, तुम्हें दो रिएक्टेंट दे रखे हैं लेकिन एक ही रिएक्टेंट की अमाउंट दे रखी है। हाउ टू आइडेंटिफाई दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तुम्हें एक से ज्यादा रिएक्टेंट दे रखे होंगे और 2 या 3 रिएक्टेंट जितने भी हैं उन सबकी अमाउंट दे रखी होगी, और अब वो पूछेंगे प्रोडक्ट कितना बना। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, यू हैव टू इमीडिएटली अंडरस्टैंड इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। एक से ज्यादा रिएक्टेंट होना चाहिए और सारे रिएक्टेंट की या एक से ज्यादा रिएक्टेंट की अमाउंट दी होनी चाहिए, नॉट जस्ट वन रिएक्टेंट की अमाउंट। You should be given the amount of more than one reactant, yeah, all the reactants, and you are asked the amount of product formed. अगर उसका क्वेश्चन है, that means it is a question of limiting reagent and it has to be solved differently. थोड़ा मेहनत बढ़ जाती है लिमिटिंग रिएजेंट में। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? हाउ टू आइडेंटिफाई इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। अगर रिएक्टेंट एक है या एक ही रिएक्टेंट की अमाउंट दे रखी है, तो तुम्हारे को लिमिटिंग रिएजेंट सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा जैसा अभी तक हम करते आ रहे हैं वैसे करते आओ। क्लियर है गाइस? अब लिमिटिंग रीजन होता क्या है पहले उसको डिस्कस करते हैं। यहां तक तो क्वेश्चन क्लियर है ना बच्चों? लिमिटिंग रिएजेंट। बच्चों देखो, लिमिटिंग रिएजेंट इज अ रिएक्टेंट विच इज completely consumed in the reaction। जब तुम्हें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट दे रखे हैं और सबकी अमाउंट दे रखी है, तो जरूरी नहीं है सारे रिएक्टेंट खत्म हो जाए। देयर इज अ चांस एक रिएक्टेंट पूरा खत्म हो जाए और एक थोड़ा बचा रह जाए। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? ए प्लस बी गिविंग सी में अगर ए और बी दोनों की अमाउंट दे रखी है, तो जरूरी नहीं है कि दोनों की दोनों पूरे खत्म हो जाएंगे और सी बना रहेगा। ए या बी में से कोई एक पूरा खत्म हो जाएगा, एक बचा रह जाएगा और कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जो पूरा खत्म हो गया दैट इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बचा रह गया दैट इज द रिएजेंट इन एक्सेस, और प्रोडक्ट तो हमारा कुछ ना कुछ बनेगा ही बनेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। तो लेट अस स्टार्ट विद द केस 2a plus 3b gives 4c plus d। ओके बच्चों,
सबसे पहली चीज गाइस, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, हमें इसमें दे रखे हैं 3 मोल ए के। कितने मोल दे रखे हैं ए के? 3। अभी मैं तुम्हें लिमिटिंग रीजन के हिसाब से नहीं दे रहा है क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं अगर 3 मोल ए के हैं तो बी के कितने मोल्स के साथ रिएक्ट करना चाहिए हो? अगर 3 मोल ए के दे रखे हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ बी शुड रिएक्ट विद? हाँ, इंटू 3/2, 3 × 3/2, 4.5 मोल्स ऑफ बी के साथ रिएक्ट करना चाहिए। हाउ मेनी मोल्स ऑफ सी शुड बी फॉर्म? 6, basically 3 × 4/2. How many of moles of D should have been formed? 3 × 1/2. यहां तक किसी बच्चों को डाउट? आई डोंट थिंक सो। ये हमारा हो गया वो क्वेश्चन जो अभी तक हम करते आ रहे थे। अब इसमें क्वेश्चन में हमने चेंज क्या किया, हमने कह दिया 5 मोल बी के दे रखे। अभी ये क्वेश्चन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट का। दोनों की अमाउंट दे दी उन्होंने। उन्होंने क्या कर दिया, दोनों की अमाउंट दे दी तुम्हें। अब देखो, अगर तुम ए से बनाते हो सी कितना बनना चाहिए था? 6 बनना चाहिए था। 3 × 4/2 विच इज 6। और अगर वही चीज तुम बी के हिसाब से निकालते हो तो कितनी आनी चाहिए? 5 × 4/3। हाँ है ना बच्चों? बी के हिसाब से कुछ और अमाउंट आ रही है, ए के हिसाब से सी की कुछ और अमाउंट आ रही है, विच इज द करेक्ट आंसर। ए की आंसर करेक्ट हो सकता है। आइडिया क्या है बच्चों, यहां पे तुम्हें देखना पड़ेगा कि क्या ए पूरा रिएक्ट हो रहा है रिएक्शन में या कोई बी पूरा रिएक्ट हो रहा है रिएक्शन में। दोनों के दोनों कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो रहे हैं रिएक्शन में, या तो ए बचा रह जाएगा या बी बचा रह जाएगा। हाउ डू आइडेंटिफाई कौन बचा रह जाएगा? भूल जाओ कि तुम्हें बी के मोल्स दे रखे हैं। फॉर द टाइमिंग लेट अस फॉरगेट कि बी के मोल्स तुम्हें नहीं दे रखे। अब निकालो ए के लिए बी के मोल्स कितने चाहिए। अभी तुमने निकाला था बट अगेन फाइंड इट आउट यूजिंग द मोल ऑफ ए एज गिवन टू अस। बी के मोल्स कितने लगने चाहिए? 3 × 3/2 विच इज 4.5। मतलब ए को पूरा खत्म करने के लिए बी कितना चाहिए? 4.5। 4.5 फॉर कंप्लीट कंजम्पशन ऑफ ए, राइट? डज दैट फील करेक्ट जो मैंने लिखा है? हाँ है ना? अब हमें बी 4.5 से कम दे रखा है या ज्यादा दे रखा है? ज्यादा दे रखा है, इसका मतलब बी बचा रह जाएगा। बी पूरा का पूरा कंज्यूम ही नहीं हुआ। ए पूरा कंज्यूम हो गया, बी बचा रह गया। बचा रह गया मतलब अनरिएक्टेड पड़ा रह गया। तो लिमिटिंग रीजेंट क्या हो गया? द लिमिटिंग रीजेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच गेट्स कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। इट इज ए, द वन विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। मैंने अभी बताया बी, ए को खत्म करने के लिए बी कितना चाहिए? 4.5। हमें 4.5 से ज्यादा दे रखा है, मतलब यू कैन इजीली अंडरस्टैंड ए कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा और बी कितना बचा रह जाएगा? 0.5 बी बचा रह जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? ए। समझे नहीं समझे गाइस? सपोजिंग हम ए के बजाय बी के हिसाब से सोचना चाह रहे हैं, तो गाइस अज्यूम करो ए के मोल्स तुम्हें नहीं दे रखे फॉर द टाइम बी। बी को पूरा खत्म करने के लिए ए के कितने मोल चाहिए? 5 × 2/3 हाउ मच? हमें कितना चाहिए बच्चों? हमें चाहिए 10/3 विच इज 3.33। हमें कितना चाहिए? 3.33 बच्चों। अब मुझे बताओ 3.33 चाहिए और दिया हुआ है 3। फॉर कंप्लीट कंजम्पशन ऑफ बी वी रिक्वायर 3.33 मोल्स ऑफ ए एंड वी आर गिवन ओनली 3 मोल्स। So do you realize we are given lesser amount than required for complete consumption of B? We are given lesser amount of A than required for complete consumption of B. हाँ है ना? इसका मतलब लिमिटिंग रीजन यहां से भी तुम निकालोगे तो क्या आएगा? ए ही आएगा, बी बचा रह जाएगा, वो हम समझ चुके हैं। हाँ है ना? क्लियर हो गई हर एक को ये चीज? जो एज हमें दे रखा है दैट इज लेस देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंजम्पशन ऑफ बी, मतलब बी बचा रह जाएगा। हाँ है ना? ठीक है।
तो इन एनी केस तुमने दोनों ही मतलब या तो बी को इग्नोर कर दो और निकालो बी कितना लगेगा, या फिर ए को इग्नोर कर दो और चेक करो ए कितना लगेगा फॉर कंप्लीट कंजम्पशन ऑफ बी। हाँ 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 ऑब्वियसली, नहीं तो क्वेश्चन लिमिटिंग रीजन का पता कैसे चलेगा, दोनों की अमाउंट दे रखी होगी। ठीक है ना गाइस, अब हमें लिमिटिंग रीजन पता चल गया है ए। अब जो भी कैलकुलेशन होनी है वो होगी ए के रेस्पेक्ट में। वॉट एवर कैलकुलेशन हैज टू बी डन, इट हैज टू बी डन विद रेस्पेक्ट टू द लिमिटिंग रीजन। तो अगर कोई पूछता है बी कितना रिएक्ट कर रहा है, बी कितना बच रहा है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा बी कितना बच रहा है, सी और डी कितना बन रहा है। बी कितना बच रहा है कैसे निकालोगे, सारी कैलकुलेशन हैज टू बी डन विद रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रीजन। चेक करो ए के साथ बी कितना रिएक्ट करता है, 4.5। तो बी लेफ्ट कितना होगा, 5 - 3 × 3/2, 5 - 4.5 विच इज 0.5। इतना मोल बी का हमारा पड़ा रह जाएगा। हाँ या ना बच्चों, क्लियर है यहां तक। अब आ जाओ सी के मोल्स कितने बनेंगे। बी के हिसाब से मत निकालो क्योंकि बी तो कंप्लीटली कंज्यूम ही नहीं हो रहा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। तो सी कितना फॉर्म होगा गाइस, हाँ 3 × 4/2 विच इज 6। डी फॉर्म कितना होगा बच्चों, 3 × 1/2, 3/2 बेसिक। क्लियर है यहां तक बच्चों, समझ आया नहीं आया गाइस। दीज आर द मोल्स ऑफ बी लेफ्ट, सी फॉर्म, डी फॉर्म, सारी कैलकुलेशन करी गई है लिमिटिंग रीजन के हिसाब से। क्या तुम रिएजेंट इन एक्सेस के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। अगर तुम्हें यह बता दिया होता उसका एक्चुअली कितना रिएक्ट करा है पांच में से, उससे कर सकते हो। अगर तुम्हें क्वेश्चन में कोई ये स्पेसिफाई कर देता है कि जो एक्सेस है उसका एक्चुअली कितना रिएक्ट करा है, जो एक्चुअली रिएक्ट करा है उसके हिसाब से सी और डी निकालोगे, वो वही आएगा जो अभी हमने निकाला है। लेकिन 5 के हिसाब से अगर निकालोगे तो आंसर गलत है क्योंकि 5 तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा कंप्लीटली। समझे या नहीं समझेगा, मतलब रिएजेंट इन एक्सेस जो है उसके हिसाब से भी निकाला जा सकता है प्रोडक्ट, अगर तुम्हें ये बताया उसकी एग्जैक्टली कितनी अमाउंट रिएक्ट करी है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, 4.5 के हिसाब से अगर तुम सी और डी निकालोगे तो आंसर सेम आएगा, मैं ये कह रहा हूं। हाँ हमें नहीं दे रखा था इसलिए हमने ए से निकाला। अगर तुम 4.5 मोल ऑफ बी के हिसाब से निकालोगे तो सी और डी वही आएगा जो यहां से आ रहा है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों। अब ये जो कॉन्सेप्ट है अगर हम इसको ऐसे करें, थोड़ा मैं क्वेश्चन गंदा बना रहा हूं, 2a + 3b + 5c gives 4d + e। इसके मोल दे रखे हैं 3, इसके दे रखे हैं 5, इसके दे रखे हैं 7। हमें पूछा गया है व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। सुनते आना बच्चों, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। उसके बाद जो भी सपोजिंग ए इज द लिमिटिंग रीजन, सपोजिंग ए इज द लिमिटिंग रीजन, यू हैव टू फाइंड आउट बी कितना बच गया, सी कितना बच गया एट द एंड ऑफ रिएक्शन, डी कितना बना, ई कितना बना। दैट इज अ क्वेश्चन गाइस। अब सुनो, अभी तक तुमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है दो के लिए, लिमिटिंग रीजन किन के लिए पढ़ा है, दो के लिए। यहां पे देखो गाइस ये मैं क्यों बता रहा हूं, वैसे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक तरीका बता दूं तीन में कैसे निकालते हैं। पहले ए और बी में आइडेंटिफाई करो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। कौन होगा बच्चों, ए होगा। ए होगा क्या, हाँ ए होगा। अब ए लिमिटिंग रीजन होगा। अब ए और सी में से चेक करो कौन सा लिमिटिंग होगा बच्चों, चेक करना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे तुम ए से चेक करो बी कितना लगेगा, बी कितना लगेगा बच्चों यहाँ पे 9/2, 4.5। हमें दे रखा है, सुनते आना बच्चों, अभी हमें बी चाहिए 4.5, दे रखा है 5। तो लिमिटिंग रीजन कौन हो गया, ए। यहां तक कोई डाउट। अब आते हैं ए और सी में लिमिटिंग कौन है। हम कहेंगे 2 के साथ 5 रिएक्ट करता है तो 3 के साथ कितना रिएक्ट करना चाहिए, 7.5 सी इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंजम्पशन ऑफ ए। हमें दे कितना रखा है,
7। इसका मतलब लिमिटिंग रीजेंट कौन होगा बच्चों? सी होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, हमें 7.5 मोल्स ऑफ सी चाहिए ए को खत्म करने के लिए। इसका मतलब ए खत्म नहीं हो रहा है, 7.5 तो नहीं दे रखे, मैंने तो 7 दे रखे हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वी आर नॉट गिवन 7.5 मोल्स, वी आर गिवन जस्ट 7, मतलब ए तुम्हारा कंज्यूम नहीं हो रहा कंप्लीट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और ए क्योंकि कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो रहा है, इसका मतलब लिमिटिंग रीजन कौन है? सी। अब ये तरीका है थोड़ा लंबा, कि पहले तुमने ए और बी में लिमिटिंग रीजन फाइंड किया, फिर बी और सी में लिमिटिंग रीजन फाइंड किया। ए और सी में, सॉरी, पहले ए और बी में फाइंड किया, ए आया, फिर ए और सी में फाइंड किया, सी आया। लेकिन अब हमें चाहिए इसका शॉर्टकट तरीका। ये लॉन्ग कट क्यों बता रहा हूं? कि अगर स्कूल में यूज किया गया है तो यही करना पड़ेगा। स्कूल में अगर ये क्वेश्चन दिया जाता है, दिस इज हाउ यू विल सॉल्व, बट देयर इज अ शॉर्टकट वे टू फाइंडिंग आउट द लिमिटिंग रीजन। सिर्फ लिमिटिंग रीजन फाइंड आउट करने के लिए देयर इज अ शॉर्टकट। वो क्या है बच्चों? यू टेक द रेशियो ऑफ मोल्स बाय स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मोल्स बाय स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट की रेशियो देख लो सारे रिएक्टेंट्स के लिए। इसके लिए वो रेशियो क्या आएगी बच्चों? मोल्स कितने दे रखे हैं? 3। स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? एक 3/2 आ गया, एक 5/3 आ गया, और एक सबसे छोटी वैल्यू जिसकी है ना, दैट इज द लिमिटिंग रीजन। सबसे छोटी वैल्यू किसकी आ रही है? ये 1.5 आ रहा है, ये 1.66 आ रहा है, ये तुम्हारा 1.4 आ रहा है। समझ आया नहीं आया बच्चों? सो सी के लिए रेशियो मिनिमम आ रही है, दैट मीन्स दिस इज द लिमिटिंग रीजन। आसान हो गया नहीं हो गया? स्मॉलेस्ट वैल्यू गिव्स लिमिटिंग रीजन बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक बोलो? अब लिमिटिंग रीजन पता चल गया, सारी कैलकुलेशन तो लिमिटिंग रीजन के हिसाब से होनी है। तो अब मुझे बताओ, ये देखो, ये तो तुम्हें पता है सी विल बी कंप्लीटली कंज्यूम। अब हमें निकालना पड़ेगा ए कितना बच गया, बी कितना बच गया, डी कितना बन गया, ई कितना बन गया। हर एक बच्चा निकाल के दिखाओ। ए लेफ्ट एट द एंड ऑफ रिएक्शन। प्लीज मेरा आंसर मत देखना, खुद से करो। वैल्यू तुम्हारे पास सारी लिखी हुई है, ट्राई डूइंग इट ऑन योर ओन। सारी कैलकुलेशन हैज टू बी डन विद रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएजेंट। चेक कर लो बेटा। 1/5 करेक्ट। ए बी डी एंड ई। A, B, D, and E is what you have to find out. क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? बोलो गाइस। मेरे ख्याल से इसके ऊपर बेस कोई मुझे क्वेश्चन देने की जरूरत नहीं। आई मीन दिस वाज अ टफ क्वेश्चन जो मैंने अभी दिया है। आई मीन इसका एग्जैक्टली एक इक्वेशन दे के देने की जरूरत है क्या, या दूं? बताओ गाइस। दो। ऑल राइट। ये कितने बच्चों को समझ में आ गया जो मैंने लिखा है? बोलो गाइस। इसके मोल कितने बनेंगे? बताओ गाइस। पहले ये बताओ लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? S3। S3। लिमिटिंग रीजन S2 होगा। मोल स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबसे छोटी वैल्यू उसी के लिए आ रही है, 1/3। हाँ है ना?
अब H2O के हिसाब से तुम निकालोगे FeOS राइस कितना बनेगा। हो गया बच्चों। हाँ ना बच्चों, बोलो गाइस। 1.3 से आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है गाइस। तो ये तो हो जाएगा आसानी से। ये भी तुम समझ गए लिमिटिंग रीजन को यूज कब करना है। जब तुम्हें रिएक्टेंट के दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट की सबकी अमाउंट दे रखी है, देन यू हैव टू यूज लिमिटिंग रिएजेंट टू सॉल्व योर क्वेश्चन। अब मैं एक बहुत ही दर्दनाक क्वेश्चन दे रहा हूं, सुनते आना। हमें दे रखा है जिंक का एटॉमिक वेट इज 65, आयोडीन का है 127। इक्वल वेट of zinc and iodine are taken. What fraction by weight of zinc remains unreacted? कितना फ्रैक्शन बाय वेट ऑफ जिंक रिमेन्स अनरिएक्टेड। बच्चों पहले बताओ ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है नहीं हुआ। दोनों का इक्वल वेट या इक्वल मास लिया, कितना फ्रैक्शन बाय वेट ऑफ जिंक रिमेन्स अनरिएक्टेड। दोनों का इक्वल मास लिया, दोनों का एक्स एक्स ले लिया हम, एक्स ग्राम एक्स ग्राम। सबसे पहली चीज हमें ऑल दो क्वेश्चन में कहा हुआ है जिंक रिमेन्स अनरिएक्टेड, हाँ है ना। कह रखा है नहीं है, कह रखा है। इसका मतलब लिमिटिंग रीजेंट कौन होना चाहिए, आयोडीन। जिंक बचा रह जा रहा है। लेकिन लेट अस चेक, सपोजिंग क्वेश्चन में ये नहीं कहा होता फ्रैक्शन बाय वेट ऑफ सब्सटेंस रिमेनिंग अनरिएक्टेड पूछ लिया होता तो हमें पता होना चाहिए ना कि कौन सब्सटेंस अनरिएक्टेड बचा रह जाएगा। यहाँ पे तो क्वेश्चन में दे रखा है जिंक रिमेन्स अनरिएक्टेड, बट व्हाट इफ दैट जस्ट सेड व्हाट इज द फ्रैक्शन बाय वेट ऑफ सब्सटेंस विच रिमेन्स अनरिएक्टेड। ठीक है ना बच्चों। क्वेश्चन तो क्लियर है ना गाइस, क्या पूछा गया है, कितना अनरिएक्टेड रह जाएगा, कितना फ्रैक्शन बाय वेट अनरिएक्टेड रह जाएगा। लेकिन अभी हमें जिंक बता रखा है, अगर जिंक नहीं बता रखा होता, जस्ट कहा होता कि जो एक्सेस में है उसका कितना फ्रैक्शन बाय वेट अनरिएक्टेड रह जाएगा। वी आल्सो हैव टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट एंड द सब्सटेंस जो कि एक्सेस में है। तो कैसे करोगे, मोल्स। पहले मोल्स निकालो बच्चों, एक्स बाय 65। I2 के मोल्स कितने होंगे बच्चों। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, I2 है, मैंने आयोडीन का लिया था। ये मोल्स आगे नहीं आगे बच्चों, कोई डाउट किसी बच्चे को। मोल्स बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दोनों का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, एज पर द बैलेंस इक्वेशन। अब बताओ छोटी वैल्यू कौन सी है गाइस, I2 की। इसका मतलब I2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब पूछा गया है कितना फ्रैक्शन ऑफ जिंक रिमेन्स अनरिएक्टेड। पहले लेट अस फॉर फ्रैक्शन, मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं, सुनते आना बच्चों। फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज फ्रैक्शन ऑफ जिंक अनरिएक्टेड कैन बी रिटन एज मास ऑफ जिंक अनरिएक्टेड by total mass, that is fraction. Mass of zinc unreacted by total mass will give the fraction unreacted. कोई पूछेगा परसेंटेज अनरिएक्टेड, तो मास अनरिएक्टेड बाय टोटल मास ऑफ जिंक इंटू 100 कर देते, फ्रैक्शन इंटू 100 वुड हैव गिवन अस परसेंटेज।
समझ में आया नहीं आया बच्चों? हर एक को क्लियर है? गुड। तो अब मैं एक काम करता हूं, इनिशियल मास कितना था? एक्स। अब चेक करो इसके एक्स ग्राम ज्ञात, इसका कितना ग्राम रिएक्ट कर जाएगा। निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो बच्चों? आयोडीन के एक्स ग्राम ज्ञात, कितना जिंक रिएक्ट कर जाएगा? कैन यू फाइंड दैट आउट और नॉट? डज दैट सीम करेक्ट? एटॉमिक मास ऑफ जिंक 65 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ I2 254। दीज वर मोल्स ऑफ I2। ये इतने ही मोल जिंक के आदि ऐड करेगा, बेसिकली इंटू 1/1 इतने मोल जिंक के आदि ऐड करेगा। These were moles of I2. These are moles of zinc that react. This is the mass of zinc that reacts with X gram of I2. If this is the mass of zinc which reacts, total mass minus mass which reacted will give mass unreacted by total mass of zinc taken initially will give us the answer बच्चों। कुछ समझे या नहीं समझे guys? Or am I going too fast? This was mass of zinc taken initially. This is the mass of zinc which reacted with iodine के x grams। ये चीज क्लियर हो रही है? ये वाला सेकंड वाला एक्सप्रेशन, श्योर यू गॉट दैट? And this is the mass of zinc taken. This is the mass of zinc which reacted. So this is giving us mass of zinc left unreacted by total mass of zinc taken initially will give us the fraction of zinc unreacted. और अगर मैं इंटू 100 कर देता, that would have given us percentage unreacted. Clear or not? वैसे हमने एक्स किया क्यों यार? जब फ्रैक्शन ही लेनी है, एक्स तो वैसे भी कटना है इक्वेशन से। दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? हाँ है ना? अगर फ्रैक्शन ही पूछी गई है तो गाइस एक काम करो, दोनों के 100 उठा लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है गाइस। क्या करोगे अगर तुम 100 उठा लो या 1 उठा लो, दोनों की सपोजिंग 100 उठा लिया, सपोजिंग तुमने दोनों के 100 ग्राम उठा लिए, तो 100 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ I2 into 1/1, these are the moles of zinc, this is the mass of zinc reacted, टोटल मास ऑफ जिंक टेकन वाज 100, दोनों के 100 लिए थे। दिस इज मास ऑफ जिंक टेकन, दिस इज द मास ऑफ जिंक विच रिएक्टेड विद 100 ग्राम ऑफ I2 is giving us the mass of zinc unreacted by original mass of zinc। कोई दिक्कत है क्या? वैल्यू तो वही आ रही है। हाँ ना बच्चों? तो आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? एक्स का झंझट भी नहीं पड़ा कि फ्रैक्शन पूछा गया है, रेशो पूछा गया है, रेशो लिया है तो डिनोमिनेटर को कुछ भी अज्यूम कर लो, यू कैन अज्यूम एनीथिंग। एक्स के बजाय 100 अज्यूम कर लो, 100 के बजाय 1 अज्यूम कर लो, जब फ्रैक्शन ही पूछा गया है फर्क क्या पड़ता है? समझिया नहीं समझेगा गाइस? एक और क्वेश्चन देता हूं, आई एम गिविंग यू अनदर क्वेश्चन गाइस। AlCl3 was produced by reaction of AlCl3 was produced by reaction of aluminum with chlorine। 6.67 gram of AlCl3 was produced and 0.54 gram aluminum remained unreacted। Find moles of Al taken initially। पहले मुझे बता दो, ये जो रिएक्शन हम करने जा रहे हैं एल्यूमिनियम प्लस क्लोरीन गिविंग AlCl3, इसमें लिमिटिंग रीजेंट कौन है? इट विल बी क्लोरीन गाइस। व्हाई? क्योंकि एल्यूमिनियम अनरिएक्टेड है।
हाँ है ना, एल्यूमिनियम अनरिएक्टेड भी बचा हुआ है, मतलब क्लोरीन पूरा खत्म हो रहा है, एल्यूमिनियम बचा रह गया। अब हमें कहा गया है 6.67 ग्राम ऑफ AlCl3 वाज फॉर्म एंड एल्यूमिनियम लेफ्ट एट द एंड ऑफ रिएक्शन इज 0.54 ग्राम। पूछा गया है एल्यूमिनियम के मोल जो इनिशियली लिए थे, जो एल्यूमिनियम के मोल्स इनिशियली लिए थे वो कितने लिए थे। क्वेश्चन टफ नहीं है गाइस, लैंग्वेज हो सकता है खराब हो लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। कैसे करोगे इसे। हम कहेंगे देखो AlCl3 से एल्यूमिनियम कितना चाहिए, AlCl3 के लिए एल्यूमिनियम कितना चाहिए। ओके गाइस, निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं। AlCl3 के मोल्स निकालो, उससे Al के मोल्स निकालो। वो Al के मोल्स कौन से हैं, वो मोल्स है जो रिएक्ट कर गए टू गिव AlCl3, प्लस कर दो मोल्स ऑफ Al विच आर प्रेजेंट इन 0.54 ग्राम। समझ में आया नहीं आया। दैट विल गिव द टोटल मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम टेकन इनिशियली। AlCl3 से जो एल्यूमिनियम निकालोगे वो एल्यूमिनियम है जो रिएक्ट कर गया, उसमें वो वाला एल्यूमिनियम ऐड करो जो कि अनरिएक्टेड पड़ा है। दैट विल गिव यू द टोटल एल्यूमिनियम प्रेजेंट इनिशियली। एक्सप्रेशन बताओ गाइस, एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करो। ओके, क्वेश्चन समझ नहीं आया मतलब। बेटा हमें कहा गया है इसके सपोजिंग हमने एक्स मोल लिए, क्लोरीन लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है ना बेटा। तो क्लोरीन तो पूरा खत्म हो गया, एल्यूमिनियम की भी एक्स मोल्स रिएक्ट नहीं करे। एक्स में से सपोजिंग वाई मोल्स रिएक्ट करे, वाई मोल जो रिएक्ट करे उससे इसके कितने ग्राम्स बने, 6.67 ग्राम। हमें पूछा गया है और एल्यूमिनियम का जो मास बच गया एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो हमें दे रखा है 0.54 ग्राम। हमें पूछा गया है AlCl3 इनिशियली कितना लिया गया था, एक्स कितना है, एल्यूमिनियम इनिशियली कितना लिया गया था, ताकि जब रिएक्शन हुई तो AlCl3 के 6.67 ग्राम बने और इतना ग्राम एल्यूमिनियम बच भी गया। सो व्हाट वाज द एल्यूमिनियम टेकन इनिशियली। अब इस क्वेश्चन का एक्सप्रेशन बनाता हूं, ये बताना एक्सप्रेशन समझ में आया नहीं आया। हम कहेंगे 6.67 बाय मॉल का मास ऑफ AlCl3, ये क्या दे रहा है बच्चों, बोलो गाइस। मोल्स ऑफ AlCl3, इसके लिए एल्यूमिनियम के कितने मोल चाहिए बच्चों, इंटू 2/2, आई मीन इंटू दिस टू एंड डिवाइडेड बाय दिस टू। गेटिंग द आइडिया और नॉट। ये क्या दे रहा है, these are the moles of aluminium which reacted to give AlCl3। ये वो एल्यूमिनियम के मोल्स बता रहा है जो कि रिएक्ट कर गए टू गिव AlCl3। ये Y हो गया बेसिकली, X मोल्स टोटल थे उसमें से Y जो रिएक्ट कर गया ये वो Y है। अब हमें कहा गया है 0.54 ग्राम एल्यूमिनियम बच गया। अगर बच गया तो उसके मोल्स कितने बचे होंगे, दीज आर द मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम जो बच गया था। भाई इतना रिएक्ट कर गया इतना बच गया तो टोटल कितना लिया होगा, इतना ही तो लिया होगा। These are the moles of aluminum which reacted. These are the moles of aluminum left will give us the total moles taken. हाँ टोटल मोल्स टेकन पूछे थे बेटा, मास टेकन नहीं पूछा था। समझ आया नहीं आया बेटा। हाउ मेनी किड्स आर क्लियर विद इट, एवरीबॉडी, गुड। कोई डाउट किसी बच्चे को, बच्चों बताओ भाई, बच्चे बोल ही नहीं रहे। किसी बच्चों को, ऑनलाइन वाले बच्चों, नो ऑनलाइन में सर। कोई है भी, रुकना नहीं, ऑनलाइन में तो कई है। हाँ बेटा बताओ, समझ आया नहीं आया, यस सर। आ गया, वेरी गुड। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा दर्दनाक है। हाँ बेटा, ओके बच्चों आवाज नहीं, अब शांति से सुनो।
देयर इज समथिंग नोन एज परसेंटेज यील्ड। ये और भी दर्दनाक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा रिएक्टेंट्स आर नॉट गेटिंग कंज्यूम्ड कंप्लीटली इन द रिएक्शन। तुमको इधर लिमिटिंग रीजन के अलावा जो रिएजेंट इन एक्सेस होता है वो तो वैसे भी कंज्यूम नहीं होता कंप्लीटली। यहाँ पे लिमिटिंग रीजन भी कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो रहा। ठीक है ना बच्चों? ये पता कैसे चलेगा तुम्हें कि क्वेश्चन परसेंटेज यील्ड का है? तुम्हें रिएक्टेंट की अमाउंट देंगे और वो तुम्हें प्रोडक्ट की अमाउंट भी दे देंगे कि प्रोडक्ट इतना बना। अब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो निकाल ही सकते हैं, तो उसने प्रोडक्ट की अमाउंट क्यों दी है? क्योंकि प्रोडक्ट जितना बनना चाहिए था उतना नहीं बना। मतलब नॉर्मली अगर तुम्हें रिएक्टेंट की अमाउंट दे रखी होती तो प्रोसीजर क्या था? लिमिटिंग रीजन फाइंड आउट करो, लिमिटिंग रीजन के हिसाब से प्रोड बना। अब हमें प्रोड की अमाउंट भी दे दी, इसका मतलब लिमिटिंग रीजन के हिसाब से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सही नहीं है। हाँ है ना? नहीं तो वो प्रोड की अमाउंट क्यों देगा तुम्हें? आइडिया बीइंग के इवन लिमिटिंग रीजन इज नॉट गेटिंग कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। तो यहां पे कैलकुलेशन सारी किसके हिसाब से होगी? प्रोड के हिसाब से होगी। एवरी कैलकुलेशन कि रिएक्टेंट कितना कंज्यूम्ड हुआ या दूसरा प्रोडक्ट कितना बना, वो सारी कैलकुलेशन किसके हिसाब से होगी? विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट फॉर्म। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सीधा मैं एक केस लेके बताता हूं, बेटर फील आएगी। 2a प्लस 3b, पहले मैं सिंपल लेता हूं, 2a गिविंग 3b। ओके गाइस, इसके मैंने 3 मोल लिए। भाई इसके 3 मोल से बी कितना बनना चाहिए था? यू शुड हैव गॉट 3 × 3/2, 4.5 मोल्स बनना चाहिए था। सपोजिंग मैं कह रहा हूं क्वेश्चन में 3 मोल बी वॉज फॉर्म। तो इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट डिड नॉट गेट कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। रिएक्शन डिड नॉट गो टू कंप्लीशन, रिएक्शन डिड नॉट गो टू कंप्लीशन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ बेटा। हाँ 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 हाँ, 2 मोल ए क्या रिएक्ट, मतलब 2 मोल ए रिएक्ट करा होगा टू गिव 3 मोल्स ऑफ बी। मतलब 1 मोल ए का अनरिएक्टेड पड़ा रहेगा। करेक्ट, तुमने कैलकुलेशन कर ली कि ए कितना लगा होगा, है ना बेटा? आइडिया बीइंग के रिएक्शन डिड नॉट गो टू कंप्लीशन। कंप्लीशन का मतलब है रिएक्टेंट पूरा खत्म हो जाना, रिएक्टेंट पूरा खत्म नहीं हुआ, रिएक्टेंट थोड़ा बचा रह गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? 2 रिएक्टेंट है तो लिमिटिंग रिएजेंट थोड़ा बचा रह गया, बाकी तो बचे नहीं थे, लिमिटिंग रिएजेंट भी बचा रह गया। यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट था ही एक ही रिएक्टेंट है तो वही लिमिटिंग रिएजेंट है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे जो भी रिएक्टेंट था वो बचा रह गया। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो भी बचा रह गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अभी बताता हूँ, गिव मी सम टाइम। लिमिटिंग रीजन का फॉर्मूला वही है, वो इट डजंट मतलब चेंज, कि मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट करो, जो सबसे छोटी वैल्यू है दैट इज द सब्सटेंस व्हिच शुड हैव बीन कंप्लीटली कंज्यूम्ड। ये बात अलग है कि अब वो भी कंज्यूम नहीं हो रहा कंप्लीटली इन द गिवन रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं रिएक्शंस गोइंग टू परसेंटेज यील्ड। 100% यील्ड होता मतलब पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना देता। 100% यील्ड का मतलब क्या होता है? पूरा रिएक्टेंट इज गिविंग प्रोडक्ट। ठीक है ना बच्चों? अब परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज यील्ड कैन बी रिटन एज एक्चुअल यील्ड। यील्ड मतलब प्रोडक्ट की अमाउंट फॉर्म बाय थियोरेटिकल यील्ड, जो कि बननी चाहिए थी एज पर द लिमिटिंग रिएजेंट इनटू 100। समझ गए गाइस? जैसे यहां पे परसेंटेज यील्ड कितना है बेटा? एक्चुअल यील्ड ऑफ प्रोडक्ट कितना है? एक्चुअल यील्ड ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 3।
थियोरेटिकली प्रॉड कितना बनना चाहिए था? 4.5 बनना चाहिए था, है ना बच्चों? फ्रॉम 3 moles of A, B should have been 4.5. मतलब प्रॉड का जो एक्चुअल यील्ड है वो 3 है, थियोरेटिकल यील्ड 4.5 है, तो 3 by 4.5 into 100 शुड गिव यू द परसेंटेज यील्ड। समझ आया नहीं आया बच्चों? इस क्वेश्चन के अंदर इट इज 3 by 4.5 into 100. Got it or not, guys? This is a percentage yield. एक और फॉर्मूला है बच्चों, इन टर्म्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट एक्चुअली कंज्यूम over limiting reagent taken into 100। ये हम क्यों कह रहे हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट पूरा खत्म हो जाना चाहिए था? समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? पूरा खत्म नहीं हुआ लिमिटिंग रिएजेंट, इसका मतलब कितना खत्म हुआ? इतना खत्म हुआ, तो अमाउंट रिएक्टेड बाय अमाउंट टेकन इनटू 100, ये भी परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेड। समझे या नहीं समझे गाइस? रिएक्टेड में भी लिमिटिंग रीजन के हिसाब से ही लगा रहे हैं, किसी और के हिसाब से नहीं लगा सकते। लिमिटिंग रीजन के हिसाब से परसेंटेज यील्ड निकाला जा सकता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई गाइस? जैसे यहां पे हमारा कितना कंज्यूम हो रहा है बच्चों? एक्चुअली एक्चुअली कितना कंज्यूम हो रहा था गाइस? तुमने निकाला था ना, 3 के लिए 2 चाहिए, तो यहाँ पे 3 मोल ही बनने हैं, तो उसके लिए मोल्स ऑफ ए कितने चाहिए? 2। मतलब 2 मोल ए रिएक्ट कर रहा है आउट ऑफ 3 मोल टेकन। तो यहां से भी अगर तुम वैल्यू निकालोगे वो वही आएगी। मोल्स ऑफ लिमिटिंग रीजेंट एक्चुअली कंज्यूम्ड इज 2। ये चीज समझ आई? ये 2 कहां से आ रहा है? आई रिपीट इट अगेन, ये 2 कहां से आ रहा है? 3 मोल बी के लिए 2 मोल ए चाहिए, और 3 मोल बी ही बन रहा है, मतलब 2 मोल ए रिएक्ट करा होगा। Basically, what I'm doing is 3 into 2 by 3. Got it or not? These are the moles of A reacted by moles taken into 100. ये वही वैल्यू आ रही है जो ऊपर आ रही थी। समझ आया नहीं आया बच्चों? But this formula can only be used in terms of limiting reagent, none other. Clear है guys? अब मैं लेता हूं एक से ज्यादा रिएक्टेंट, 2A plus 3B gives 4C plus D। इसके 3 मोल लिए, इसके 5 मोल लिए। ओके गाइस, और इसके हमारे बने 5 मोल ही बने। ठीक है बच्चों? क्लियर है यहां तक गाइस? अब ये सी के मोल बता रखे 5 बने हैं। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इज अ क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज यील्ड। ठीक है ना गाइस? अब इसे सवाल क्या पूछा जा सकता है उस पर ध्यान दो। पहला सवाल ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड? व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड? तो फटाफट ए और बी में से निकालो लिमिटिंग रीजेंट क्या है। ए इज द लिमिटिंग रीजन 5/3, 3/2। कौन सी छोटी वैल्यू है? 5/3, 3/2। 3/2 इज स्मॉलर, मतलब ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट। फटाफट देखो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से सी कितना बनना चाहिए? 6 मोल इज द थियोरेटिकल यील्ड, हाँ है ना? देन व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड बच्चों? 5/6 इंटू 100, हाँ है ना बच्चों? समझ आया नहीं आया गाइस? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है? एनीबॉडी हैज एनी डाउट व्हाटसोएवर? कोई डाउट नहीं? सर ये अब 6 मोल कैसा है? क्या बेटा? ये ऊपर 6 मोल कैसा है? बेटा 3 के मतलब सॉरी 2 ए से 4 सी बनते हैं, तो 3 से कितने बनने चाहिए? 3 into 4/2। ओके सर।
These are the moles of C which should have been formed. Theoretical yield. Theoretically की जो बनना चाहिए था 6 बनना चाहिए था, बना 5 है. समझा नहीं समझेगा है. ये चीज कितने बच्चों क्लियर हो गई. अब हमें पूछा गया है डी कितना बना, ए कितना बचा, बी कितना बचा. ए और बी भी बचेंगे. समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों. ए भी बचेगा ऑलरेडी द लिमिटिंग रीजन, क्योंकि वो भी खत्म नहीं हो रहा है. तो अब डी कितना बना, बी कितना बचा, ए कितना बचा, ये सारी कैलकुलेशन किससे होगी, सी से. एवरी कैलकुलेशन विल बी डन विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट फॉर्म. डी कितना बनेगा बच्चों बताओ मुझे. भाई 4 सी से 1 डी बनता है, तो 5 से कितना बनेगा, 5 × 1/4. इतना डी बनेगा. ए लेफ्ट कितना होगा, 3 इनिशियली था. सी के लिए ए कितना रिएक्ट करा होगा बच्चों. गुड. बी लेफ्ट कितना हो जाएगा. प्लीज टेल मी गाइस, ये चीज समझ में आई नहीं आई. हाउ मेनी किड्स आर क्लियर विद दिस, लेट मी नो. हाउ मेनी किड्स आर क्लियर विद इट गाइस. बताओ बच्चों. ये चीज क्लियर हो गई, ए लेफ्ट बी लेफ्ट डी फॉर्म. क्या हम ए और बी के रेस्पेक्ट में डी नहीं निकाल सकते, ए और बी से. ये बता दो हमें ए कितना रिएक्ट करा है, उससे हम डी निकाल लेंगे. या बी कितना रिएक्ट करा है, उससे डी निकालोगे. लेकिन जो ए और बी गिवन है हमें, उससे तुम डी नहीं निकाल सकते, क्योंकि ना तुम्हारा ए कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है रिएक्शन में, ना तुम्हारा बी कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है रिएक्शन में. ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों. हाउ मेनी किड्स आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट. बताओ गाइस. ए और बी से तुम डी इसलिए नहीं निकाल पा रहे क्योंकि ना ए पूरा रिएक्ट करा ना बी पूरा रिएक्ट करा. तुम्हें अगर कोई ये बताता है ए कितना रिएक्ट कर गया टू गिव सी एंड डी, उससे तुम निकाल सकते हो डी कितना बन रहा है. या बी कितना रिएक्ट कर गया टू गिव सी एंड डी, उससे तुम निकाल सकते हो सी और डी कितना बनेगा. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों. बट नॉट बाय द गिवन मोल्स ऑफ ए एंड बी. ओके क्लियर. गुड. कोई डाउट किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में. किसी को भी डाउट नहीं है. ऑल राइट. अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों. मेरे ख्याल से इसी का कोई एक्सटेंशन करनी हो जो नहीं, मैं A2A + 3B + 5D कुछ लूं. ये और द आइडिया के कैसे करना है. हाँ है ना. अब मैं ले रहा हूं अ डिफरेंट क्वेश्चन. 2A गिविंग 3B, 5 मोल ए के लिए, एंड वी आर गिवन परसेंटेज यील्ड इज 60%. व्हाट इज द बी फॉर्म. बी फॉर्म कितना होगा. एक्चुअली बी फॉर्म हम कहेंगे बी बनना कितना चाहिए था बच्चों. ए से बी बनना कितना चाहिए था. थियोरेटिकल यील्ड कितना है, 5 × 3/2 इज द थियोरेटिकल यील्ड. और बना एक्चुअली कितना है, 60% ऑफ दैट. तो इंटू 60/100 इज द एक्चुअल मोल्स ऑफ बी फॉर्म. दीज आर द एक्चुअल मोल्स ऑफ बी फॉर्म बच्चों. मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, बी फाउंड बी एक्स, एक्स बाय दिस इंटू 100 इज 60. उससे भी कर सकते थे. अमाउंट फॉर्म्ड बाय अमाउंट विच शुड हैव बीन फॉर्म्ड इंटू 100 इज 60. उससे भी करा जा सकता था. क्लियर और नॉट गाइस. हाउ मेनी किड्स आर क्लियर विद दिस एक्सप्रेशन. बताओ बच्चों. नाउ लेट अस गो इन रिवर्स. फोर मोल B is formed. Percentage yield is 40%. What are the moles of
A taken initially, not the mole of A which reacted. Mole of A taken initially. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? टेल मी कि रिएक्ट तो उसमें से कम करेगा. रिएक्ट तो सही पूछा जाए 40% रिएक्ट करेगा. कैसे करोगे गाइस इसे? Let the moles of A taken initially be X moles. अब करो बच्चों. A से B कितना रिएक्ट करेगा बच्चों? अगर X मोल है उसके बाद B कितना रिएक्ट का, सॉरी, A से B कितना बनना चाहिए? X इंटू 3/2. हाँ है ना भाई, 2 से 3 बनता है तो X से कितना बनना चाहिए? 3/2 X. और एक्चुअली कितना बनेगा? 40% ऑफ दैट. और ये हमें कितना दे रखा है? क्वेश्चन हो गया खत्म. समझे या नहीं समझे गाइस? These were the moles of A taken. These are the moles of B that should have been formed. These are the moles of B actually formed is given to us as 4. Clear or not, guys? एक ही है बेटा लिमिटिंग. हाँ मतलब तुम कह रहे हो कि लिमिटिंग रिएजेंट कितना रिएक्ट कर गया. इसको ऐसे कह सकते हो, एक्स था, एक्स का 40% रिएक्ट कर गया. और 40%, दिस इज द एक्चुअल एक्स के मोल्स, मतलब एक्स में से दीज आर द एक्चुअल मोल्स विच रिएक्टेड इनटू 3/2. एक्सप्रेशन तो वही रहा ऊपर वाला ही, लेकिन सोचने का तरीका चेंज हो गया. These were the moles of reactant taken. These are the actual moles of reactant which reacted, and these are the moles of product form. Is given to us as 4 बच्चों. Clear हुआ है नहीं हुआ guys? How many kids are clear with this expression? Let me know. बोलो. Everybody is clear. Good. यार एक क्वेश्चन मैं और देना चाह रहा हूं. देखो, ऑल मैं ये करवा चुका हूं क्वेश्चन, बट स्टिल आई वांट टू गिव यू दिस क्वेश्चन. 2A + 3B give 4C + D. मैंने कहा इसके 4 मोल लिए, इसके 7 मोल लिए, और इसके मोल बने 4 मोल. हमें पूछा गया है A and B and C, A and B and D एट द एंड ऑफ रिएक्शन. इसको करने के दो तरीके हैं. एक तरीका मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं, जो कि काइंड ऑफ बेटर मेथड है. सही पूछा जाए, इट इज अ बेटर मेथड. क्या तरीका है? पहले लिमिटिंग रीजन निकालो. लिमिटिंग रीजन से निकालो कि तुम्हारा परसेंटेज यील्ड भी पूछा गया है. परसेंटेज यील्ड भी पूछा गया है. ठीक है ना बच्चों? परसेंटेज यील्ड भी पूछा गया है. परसेंटेज यील्ड के लिए क्या करोगे? इन दोनों में से लिमिटिंग रीजन फाइंड आउट करो. लिमिटिंग रीजन के हिसाब से देखो सी कितना बनना चाहिए था. बना एक्चुअली 4 है. सो व्हाट विल बी द परसेंटेज यील्ड गाइस? परसेंटेज यील्ड भी पूछा गया है क्वेश्चन में. क्या करोगे? लिमिटिंग रीजन क्या है ये बताओ मुझे. ए इज द लिमिटिंग रीजन. ए के हिसाब से सी कितना बनना चाहिए था? 8 बनना चाहिए था नहीं? सो दिस इज द percentage yield. Actual moles of C formed by moles of C that should have been found from the limiting reagent into 100. हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? अब किसी ने पूछा है डी, ए और बी कितना है एट द एंड ऑफ रिएक्शन. डी किससे निकालोगे? सी से. बी कितना बचा? किससे निकालोगे? सी से. ए कितना बचा? किससे निकालोगे? सी से. हाँ है ना बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? हाँ क्यों बेटा? ठीक है ना गाइस? ये तो क्वेश्चन था. ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे करना है? अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखो. 2A + 3B gives 4C + D. ये क्वेश्चन करके देखो.
ध्यान से देखना, 4 मोल है, 7 मोल है, और परसेंटेज यील्ड हमें दे रखा है एज 60%। फाइंड मोल्स ऑफ ए बी सी एंड डी एट द एंड ऑफ रिएक्शन। इस क्वेश्चन को करो। दिस इज अ बेटर क्वेश्चन। ऊपर वाला क्वेश्चन भी ठीक था, बट दिस इज अ बेटर क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। इसको कैसे करोगे बच्चों? या तो सुनते आओ, करने पहली बार सुन लो। इसको करने के दो तरीके हैं। या तुम ए और बी में से क्या करो, लिमिटिंग रीजन निकालो। ठीक है ना बच्चों? ए और बी में से लिमिटिंग रीजन निकालो। चेक करो सी कितना बनना चाहिए था, थ्योरेटिकल यील्ड निकालो लिमिटिंग रीजन से, एंड फाइंड आउट द एक्चुअल यील्ड ऑफ सी यूजिंग दैट परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला। दैट इज मेथड 1। क्लियर है? ए और बी में से लिमिटिंग रीजन फाइंड आउट किया, लिमिटिंग रीजन के हिसाब से निकाला कि सी और डी कितना बनना चाहिए थ्योरेटिकली, और फिर परसेंटेज यील्ड से मल्टीप्लाई करके गेटिंग द एक्चुअल यील्ड ऑफ सी एंड डी। करो इस मेथड को। कैसे करोगे गाइस? ए और बी में से लिमिटिंग रीजन कौन है? ए। तो सी कितना बनना चाहिए? दिस इज अ सी एक्चुअली फॉर्म। डी कितना बनना चाहिए? दिस इज अ डी एक्चुअली फॉर्म। व्हाट इज ए? लेफ्ट। अब यहां पे तुम जाके थोड़ा फंस जाओगे। ए लेफ्ट कैसे निकालोगे? दूसरा तरीका लगा दिया तुमने। मेरे को पता है, रुक जाओ फिर। अभी इस तरीके को देख लो, उसके बाद मैं सेकंड मेथड पे जाने वाला हूं। ये समझिए गाइस, तुमने सी और डी फॉर्म निकाल लिया। अब पूछा गया है ए रिएक्टेड कितना है, रिएक्टिव टोटल माइनस रिएक्टेड विल गिव अस द अमाउंट लेफ्ट। हाँ है ना बच्चों? अब इसको करने का तरीका क्या है? लेट दिस बी एक्स फॉर द टाइमिंग। लेट अस अज्यूम कि हम एक्स निकाल चुके हैं। ठीक है ना गाइस? क्लियर है यहां तक? अब एक्स से निकालो ए कितना रिएक्ट करा होगा। कितना रिएक्ट करा होगा बच्चों? इतना है ए रिएक्ट करा होगा। समझ आया नहीं आया? क्लियर है यहां तक? और बी कितना रिएक्ट करा होगा इसके साथ? अगर ये एक्स बन रहा है, ये एक्स है, तो बी कितना रिएक्ट करा होगा? 3/4x। और था कितना हमारे पास ओरिजिनली? 7। दिस विल गिव अस द बी लेफ्ट एट द एंड ऑफ रिएक्शन। समझे या नहीं समझे गाइस? पहले तुमने प्रोडक्ट की अमाउंट निकाली जो बनी, और फिर प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट का दिखा कि कितना हमारा बच गया एट द एंड ऑफ रिएक्शन। समझ आया नहीं आया? ये चीज कितने बच्चों क्लियर हो गई है जो मैंने अभी बोला है? पहले तुमने लिमिटिंग रीजन निकाला, उसके हिसाब से देखा प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए था, उसके बाद एक्चुअली प्रोडक्ट कितना बना। ठीक है ना गाइस? और फिर प्रोडक्ट की अमाउंट को लेके तुमने निकाला कि रिएक्टेंट कितना बच गया। समझ आया नहीं आया बच्चों? आई रिपीट। पहले तुमने देखा लिमिटिंग रिएजेंट, फिर तुमने देखा लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से सी कितना बनना चाहिए था या डी कितना बनना चाहिए था। फिर उसकी एक्चुअल यील्ड निकाली, एक्चुअली सी और डी कितना बना। और फिर सी और डी को लेके तुमने निकाला ए और बी कितना बच गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? देयर इज अनदर मेथड टू सॉल्व इट, उसको देखो। जब तुम ए का लिमिटिंग रीजन पता लगा चुके हो, तो लेट अस फाइंड आउट ए एक्चुअली रिएक्टेड। ए रिएक्ट कितना करा? ये मेथड 1 था जो अभी हमने अप्लाई किया है। दिस वाज मेथड 1। अब आते हैं मेथड 2। ए पूरा रिएक्ट कर जाना चाहिए था नॉर्मली, क्योंकि लिमिटिंग रीजेंट है। लेकिन ए का कितना परसेंट रिएक्ट कर रहा है? 60%। तो 4 का 60% क्या मैं कर सकता हूं? दिस इज द अमाउंट ऑफ ए एक्चुअली रिएक्टेड। हाँ है ना बच्चों?
लिमिटिंग रीजन तो पहले भी निकाला हमने, लिमिटिंग रीजन तो पहले भी निकाला। फाइन, वी अंडरस्टूड दैट द लिमिटिंग रीजन इज ए। अब ए का इतना मोल्स एक्चुअली रिएक्ट कर रहा है, अब इससे सी कितना बनेगा, रिएक्शन क्या थी, इंटू 4/2, दिस इज सी फॉर्म। डी फॉर्म कितना होगा बच्चों, ये 1/2 ही था ना बच्चों। हाँ, क्लियर है गाइस। अब ए लेफ्ट कितना होगा, हम कहेंगे सिंपली गाइस, ए अगर 60% रिएक्ट कर गया तो बच गया कितना गया, दिस इज ए लेफ्ट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। और बी लेफ्ट कितना होगा, अब हम सारी कैलकुलेशन किसके हिसाब से कर रहे हैं, लिमिटिंग रीजन के हिसाब से कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू प्रोडक्ट, क्योंकि हमें यह पता चल चुका है लिमिटिंग रीजन एक्चुअली रिएक्ट कितना करा है। समझ आया नहीं आया। नाउ सिंस वी नो लिमिटिंग रीजन एक्चुअली 60% ऑफ द अमाउंट टेकन रिएक्ट करा है, तो हमने सारी कैलकुलेशन लिमिटिंग रीजन के हिसाब से कर दी इंस्टेड गोइंग टू प्रोडक्ट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। अब हम क्या कहेंगे, बी लेफ्ट कितना होगा, भाई ए इतना, बी था कितना हमारे पास ओरिजिनली बाय द वे, 7 माइनस, वेट वेट अ सेक गाइस, ए कितना लिया था मैंने, 4, 4 into 3/4 into 60/100 into 3/2। डज दैट सीम करेक्ट। भाई इतना मोल मैंने ए लिया, इतना मोल ए रिएक्ट करा, इतने मोल बी के साथ रिएक्ट करा, और इतना मोल बी टोटल था। सो दिस विल गिव अस द मोल्स ऑफ बी लेफ्ट एट द एंड ऑफ रिएक्शन। ये शायद तुमने मेथड यूज किया था, ये यूज किया था, मोर और लेस ये यूज किया था ना। गुड, समझ गए। क्योंकि हमें परसेंटेज यील्ड दे रखा था, तो एक तरीके हमें पता है कि रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हो रहा है रिएक्शन में, तो हमें प्रोडक्ट पे जाने की जरूरत एक्चुअली थी नहीं। सारी कैलकुलेशन रिएक्टेंट के हिसाब से कर दो। लिमिटिंग रीजन पता है तुम्हें, ये भी पता है लिमिटिंग रीजन कितना कंज्यूम हो रहा है रिएक्शन के अंदर, तो डू द रिएक्शन एज पर द लिमिटिंग रीजेंट। व्हाई विल यू वांट टू फॉर्म प्रोडक्ट फर्स्ट और उसके बाद रिएक्टेंट पे जा रहे हो घूम के, उससे बेटर तो यही है मेथड 2। समझे या नहीं समझे गाइस, कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई, प्लीज लेट मी नो ये चीज समझ में आई या नहीं आई। These were the moles of A taken. These were the moles of A reacted. These were the moles of B with which A reacted. These were the moles of B total will give us the moles of B left. हाँ है ना। C और D तो मैंने समझा ही दिया। कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है, ऑनलाइन वाले बच्चों somebody से यस सर समझ आ गया है। यस सर। Yes, sir. दैट्स ग्रेट। क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों, निकालो बच्चों परसेंटेज यील्ड। ये मोल दे रखे हैं लेफ्ट साइड में और कहा गया है क्लोरीन के 11.2 लीटर बने एट एसटीपी। फाइंड परसेंटेज यील्ड। करो बच्चों इसे, डू दिस वन गाइस। हाँ एट एसटीपी, वी आर गिवन द वॉल्यूम एट एसटीपी बच्चों। वी आर गिवन द वॉल्यूम एट एसटीपी।
हो जाए तो बता देना बच्चों। परसेंटेज यील्ड निकालना है, सिंपल। क्या आएगा एक्सप्रेशन? करो गाइस, डू दिस क्वेश्चन गाइस। लिमिटिंग रीजन कौन सा होगा? HCl। हाँ है ना बच्चों? यस सर। इक्वेशन बैलेंस्ड है ना? इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब HCl से क्लोरीन कितना बनना चाहिए? HCl से क्लोरीन के मोल कितने बनने चाहिए? 1। भाई 4 HCl से एक क्लोरीन बनता है और हमारे को 4 ही मोल HCl के दे रखे हैं। तो बेसिकली ऐसे समझो, इट इज 4 into 1/4। दीज आर द मोल्स ऑफ क्लोरीन दैट शुड हैव बीन फॉर्म। बन कितने रहे हैं? इतने बन रहे हैं। into 100 इज योर आंसर। समझे या नहीं समझे गाइस? प्लीज लेट मी नो। कुछ कह रहे हो? ऑफ द रिएक्शन पूछा जाएगा, परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन। वही H2O की होगी, जो परसेंटेज यील्ड क्लोरीन की है वही H2O की है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अनदर क्वेश्चन गाइस। ऑन हीटिंग gives CaO इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है। फाइंड परसेंटेज यील्ड। क्या होगा बच्चों? कितना आएगा गाइस परसेंटेज यील्ड? एक्चुअल यील्ड बाय थियोरेटिकल यील्ड। थियोरेटिकल यील्ड कितना आना चाहिए था? समझे नहीं समझे गाइस? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है? क्लियर है? गुड। नहीं आया समझ? बेटा इसके 2 मोल से इसके 1 मोल बन रहा है। परसेंटेज यील्ड पूछा गया है। हम कहेंगे इसके 1 से इसके 2 बनते हैं, तो इसके 2 मोल से इसके कितने मोल बनने चाहिए थे? बनने कितने चाहिए थे? 2 into 2/1। These are the moles of CO2 that should have been formed. Basically 4 moles of CO2 should have been formed। बन 1 रहा है, तो 1/4 into 100 is the percentage yield। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बेटा? गुड। अब एक कॉन्सेप्ट आता है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। परसेंटेज यील्ड इज ओवर गाइस, परसेंटेज यील्ड इज ओवर। मुझे इसका मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सारे क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न पे ही होते हैं, मोर और लेस। हाँ बेटा, ध्यान से देखो बच्चों क्वेश्चन। हमें इतने ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। इतने ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। उसको हमने जला दिया। जलाने से बना 0.793 ग्राम CO2 और 0.442 ग्राम
H2O। हमें पूछा गया है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछा गया है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड? पहली चीज, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन बाय ग्राम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाय ग्राम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ठीक है ना बच्चों? तो हमें ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में। जो भी ग्राम आएंगे डिवाइडेड बाय 0.492 इंटू 100 विल गिव यू द आंसर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक? पहले मैं एक काम करता हूं, जरा रिएक्शन लिख देता हूं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से बना हुआ है। उसको जब ऑक्सीजन में बर्न किया तो इट गेव अस CO2 एंड H2O। ठीक है बच्चों? क्लियर है यहां तक? CO2 कितना बना? H2O कितना बना? अब डू यू रियलाइज और नॉट, CO2 का जो भी कार्बन है वो कहां से आ रहा है रिएक्टेंट के? ऑर्गेनिक कंपाउंड से। H2O का जो भी हाइड्रोजन है वो कहां से आ रहा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से। क्या तुम ये कह सकते हो जो ऑक्सीजन है CO2 और H2O का, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से आ रहा है? वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की भी देन है। वो ऑक्सीजन जो जलाने के लिए हमने यूज करा, दैट ऑक्सीजन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन CO2 एंड H2O का ऑक्सीजन। तुमने ये तो कह दिया कि यहाँ पे जो कार्बन है वो किससे आ रहा है? इससे। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो किससे आ रहा है? इससे। लेकिन तुम ये नहीं कह सकते यहाँ का जो ऑक्सीजन है, इन दोनों का जो ऑक्सीजन है वो इससे आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो किससे आ रहा है बच्चों? इन दोनों से आ रहा है। समझ आया नहीं आया गाइस? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी आ रहा है और उस ऑक्सीजन से भी आ रहा है जो जलाने में हेल्प कर रही है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस ये चीज? कितने बच्चों को ये चीज बिल्कुल क्लियर है जो मैंने अभी बताई? नहीं तो तुम ऑक्सीजन डायरेक्टली कर लेते। अगर अगर ये ऑक्सीजन डायरेक्टली आ रहा होता किससे? ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ये जो ऑक्सीजन है अगर ये सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड से आ रहा होता, इससे नहीं आ रहा होता, तो तुम क्या करते? सुनते आओ बच्चों। तो तुम करते 0.793/44। ये क्या दे रहा है बच्चों? मोल्स ऑफ CO2। मैं एक काम करता हूं, मॉल के मास ऑफ CO2 लिख देता हूं, कन्वीनियंट रहेगा। ये मोल्स ऑफ CO2 दे रहा है। ये क्या देगा बच्चों? मोल्स ऑफ O इन CO2। क्लियर है बच्चों? गुड। अब आते हैं नेक्स्ट पे। 0.442/8 मॉल का मास ऑफ H2। ये क्या देगा बच्चों? मोल्स ऑफ H2 इंटू 1। ये क्या देगा? अब ये दोनों का सम क्या दे रहा है? टोटल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 बेसिकली। ये दे देगा टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड। और अगर ये सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड से आ रहा था, इट वुड हैव गिवन अस मास ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। लेकिन ये गलत है, क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया है कि ऑक्सीजन तुम्हारा दोनों जगह से आ रहा है, तो ये तरीका फेल हो गया। ऑक्सीजन अगर सिर्फ यहां से आ रहा होता इट वुड हैव वर्क, लेकिन ऑक्सीजन में ये भी कुछ काम कर रहा है, कारनामे कर रहा है। हाँ है ना? तो अब हम इसे कैसे करेंगे देखते आओ। सुनते आना बच्चों। एक्सप्रेशन पहले लिखना मत, ध्यान से देखो। 0.793 बाय मॉल का मास ऑफ CO2। ये क्या दे रहा है बच्चों? ये क्या दे रहा है? नहीं, इंटू 1 मोल्स ऑफ कार्बन। दिस इज गिविंग अस मोल्स ऑफ कार्बन इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ये मास ऑफ कार्बन दे रहा है, और ये कार्बन रिएक्टेंट में कहां पे प्रेजेंट था?
ऑर्गेनिक कंपाउंड में. सो दिस इज द मास ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब दूसरे को देखो गाइस. ये क्या दे रहा है बच्चों? These were moles of hydrogen atom. This is into atomic mass of hydrogen is giving us mass of hydrogen on the product side, and actually it was coming from organic compound. ये टोटल क्या दे रहा है? ये टोटल क्या दे रहा है? It is giving us mass of carbon and hydrogen in organic compound 0.492 minus this क्या देगा बच्चों? This will give us mass of oxygen in organic compound divided by total mass into 100. क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा. समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है? या फिर ऑब्वियसली तुम ये भी कर सकते थे, कार्बन और हाइड्रोजन की कंबाइंड परसेंटेज निकाल लो, दिस बाय 0.492 इंटू 100, और फिर 100 में से उस परसेंटेज को सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट विल गिव यू परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. समझे या नहीं समझे गाइस? एंड फर्स्ट यू फाइंड आउट दिस पार्ट, percentage of carbon plus hydrogen in the organic compound, and then you subtract 100 from 100, you will get percentage of oxygen in the organic compound. क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? समझ गए? एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट इट? मजा आया नहीं आया? समझ गए ना ये चीज? ये होता है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन. मतलब जितने एटम तुम्हारे एक एलिमेंट के प्रोर साइड में, उतनी ही रिएक्टेंट साइड में होनी चाहिए. काइंड ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही चल रहा है फॉर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल एलिमेंट बेसिस पे. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब हाइड्रोजन जितना प्रोर साइड में उतना ही हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में होना चाहिए. दैट इज व्हाट वी आर डूइंग बेसिकली. क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कितने बच्चों को ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है? एवरीबॉडी इज क्लियर विद इट? वेरी गुड गाइस, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों.